हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इसके इंटेक्स क्वेश्चन आंसर का पार्ट 3। अब तो आप लोग समझ गए होंगे इंटेक्स क्वेश्चन आंसर कौन से होते हैं, जो चैप्टर के मिड में हमें दिए गए होते हैं। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस बेल आइकन पे क्लिक करना है, चलना है मेरे साथ क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित करना है। किस किस की? एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन एंड हेक्सेनल। और एक और क्या है, हमें क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है ये भी बताना है। तो चलिए पहले तो हम चलते हैं एथेनोइक अम्ल, फर्स्ट सोल्व करते हैं हमारा एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल को कैसे लिखते हैं? एथेनोइक अम्ल को ऐसे लिखते हैं CH3COOH। ये याद रखना, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है ये। अब देखो इसमें क्या है, कार्बन कितने हैं? 2। तो इसको ऐसे सॉल्यूशन टाइप में लिखती हूँ। इसमें कितने कार्बन है? 2। और अनुलग्न क्या है इसका? ओइक अम्ल। अनुलग्न यानी पीछे क्या लगा हुआ है, एक तरह से सरनेम। अनुलग्न है COOH यानी ओइक अम्ल। ठीक बच्चों, तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले तो है CH3 यानी ये CH3 अगर मैं ऐड करूं तो ये भी H, ये भी H। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। CH, उसके बाद COOH लिखना है हमें। तो ये C तो इधर, तो देखो अगर मैं ये डबल बॉन्ड के बाद O लगाऊं और एक बार क्या है OH, ये ओइक अम्ल जो है वो बेटा ऐसे ही होता है। कैसा होता है? COO, यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ठीक बच्चों, यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अब देखिए दूसरा है हमारा ब्रोमोपेंटेन। क्या है दूसरा? अब पेंटेन से हम समझ गए कितने कार्बन होने चाहिए? 5। अब पेंटेन है तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, वो कैसा होगा? ब्रोमोपेंटेन यानी कार्बन है 5, हाइड्रोजन उसमें कितने होंगे? 11 और एक ब्रोमीन, ब्रोमो है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा? CnH2n+2। ये एल्केन वाला फॉर्मूला है हमारा। कौन सा? एल्केन। ये मैंने चैप्टर के टाइम भी बताया था आपको। पेंटेन यानी एक एल्केन वाला पार्ट है ये। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो Cn की वैल्यू है 5 यानी 5 दूनी 10 प्लस 2 12। हमारे पास एक ब्रोमीन है तो बचे हुए 11 क्या है? हाइड्रोजन। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। अब इसको कैसे बनाएंगे हम? पहली बात, इसमें एक बात बताइए, इसमें कार्बन कितने हैं? सॉल्यूशन, कार्बन की संख्या कितनी है? 5। और क्रियात्मक समूह क्या है इसका? ब्रोमीन। ब्रोमीन यानी ब्रोमो, Br यानी ब्रोमो।
तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे? पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। C5 है, हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए? 5। 1 2 3 4 और ये 5। हाइड्रोजन कितने ऐड करने हैं? 11। 1। अब हमें ये अच्छे से पता है, एक कार्बन परमाणु चतुसंयोजकता होती है, यानी 4 तरफ बॉन्ड बनने चाहिए। ये देखिए, एक जगह क्या जोड़ना है हमें? ब्रोमीन। हो गए 11 हाइड्रोजन। 5 5 10 और 1 11 तो हो गए हाइड्रोजन और 1 हो गया हमारा ब्रोमीन, यानी ब्रोमो। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? ब्रोमो पेंट और एन सिंगल बोन है तो पेंटेन, यही बन रहा है बच्चों। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। एल्केन का फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2। क्या होता है? Cn यानी कार्बन परमाणु की जितनी संख्या, वो हाइड्रोजन में उसके 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करते हैं। तो ये क्या बन रहा है? CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे? 12। 12 की जगह यहाँ पर 1 हमें ब्रोमीन जोड़ना है, यानी 11 होंगे हाइड्रोजन। तो हमने क्या करा? कार्बन लिखा 5 बार, क्योंकि कार्बन है हमारे 5। 5 5 5 कैसे पता चला? पेंट से। 3 4 5। 5 के साथ हमने क्या जोड़ा बच्चों? हाइड्रोजन जोड़ा हमने। और बाकी एक जगह हमें क्या जोड़ना था? ब्रोमो। क्या जोड़ना है? ब्रोमो। तो ये क्या बना हमारा? ब्रोमोपेंटेन। क्या बना? ब्रोमोपेंटेन। अब तीसरा क्या बोला है हमें? ब्यूटेनोन, यानी ब्यूट प्लस ब्यूट, यानी 4 कार्बन परमाणु होने चाहिए। तो आते हैं हम हमारे तीसरे पर। ब्यूटेनॉन, इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है बच्चों? ब्यूट यानी 4। ब्यूटेनॉन को कैसे लिखते हैं बच्चों? पीछे इसमें एक O होगा। क्या होगा? O। तो ये C4HO8 है। ठीक है, ये ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला है। यानी इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? कितने कार्बन परमाणु है? फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से। कार्बन परमाणु कितने हैं हमारे पास? 4। 1 2 3 4। कितने कार्बन है हमारे पास? 4। अब क्या करेंगे? एक में हमें जोड़ना है O, और ये O हमेशा काय से जुड़ा होगा बच्चों? डबल बॉन्ड से। काय से? डबल बॉन्ड से। तो बाकी मैं इधर जोड़ रही हूँ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। एक जगह O जोड़ना है, डबल बॉन्ड O कर दिया है, तो फिर यहाँ नीचे का मिस कर दूंगी, क्योंकि ये 2 हो रहे हैं, फिर ये 1 हो गया। तो देखिए, ये एक बॉन्ड, ये 2 और 1 3 और 1 ये 4। फिर यहाँ बचा हुआ हमारे पास कार्बन है, उसको भी क्या करा हमने? ये 4 चतुसंयोजकता बना ली। क्या कर ली बच्चों? चतुसंयोजकता बना ली। उसके बाद हमारे पास चौथा क्या है? हेक्सनेल। अब हेक्स का वर्ड समझ रहे हो आप? देखो मैं पेज ऐड कर लेती हूँ। 4th, हेक्स का मतलब होता है 6। हेक्सनेल, इसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो इसका मतलब हमें कितने कार्बन लेने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब एक जगह O है, यानी कहीं ना कहीं हमें क्या करना है? डबल बॉन्ड से क्या जोड़ेंगे हम? O। मैंने सिखाया आपको, तो मैं यही जोड़ देती हूँ, देखो O। उसके बाद यहाँ H, यहाँ H, बचे हुए सब में H। अब यहाँ देखना है, ये जहां डबल बॉन्ड जोड़ो वहां पर ऐसा नहीं आप 5 संयोजकता कर दो, हो गई 4। 1 2 3 और 1 ये 4। तो क्या करेंगे हम? बाकी जगह हाइड्रोजन जोड़ेंगे।
तो ये क्या बना हमारा, हेक्सनेल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक चीज और पूछी थी कि क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है, यानी ये इस ब्रोमो को हम कहीं और, देखो संरचनात्मक समावयव यानी ब्रोमो ऐसा नहीं है यही होगा, इसके अलावा कहीं और भी हम ऐड कर सकते हैं क्या। तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको बना के बताती हूँ। पेज ऐड करा, क्या बनाना है हमें, ब्रोमोपेंटेन। क्या बनाना है बच्चों, ब्रोमोपेंटेन। तो देखिए ये एक ब्रोमोपेंटेन तो आपको समझ में आ गया है, ये तो नॉर्मल ब्रोमोपेंटेन है। इसमें हम अगर कार्बन परमाणु इधर से ही गिनते हैं क्रियात्मक समूह से, यानी इसका क्रियात्मक समूह से गिन रहे हैं तो 1 नंबर पे आ रहा है ये ब्रोमो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमोपेंटेन। तो इसके अलावा हम 2 पे भी पेंटेन रख सकते हैं, 5 है टोटल। तो एक बार इस पे रख दिया, एक बार इस दूसरे पे रख देंगे और एक बार इस तीसरे पे रख देंगे, तो 3 समावयवी बन जाएंगे। पर अगर इधर रख दिया वापस चौथे पे, तो ये इधर से काउंट होगा तो फिर दूसरे पे आ जाएगा। मैं आपको समझा देती हूँ। क्या करेंगे, 5 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट इधर मैं जोड़ रही हूँ ब्रोमीन दूसरे नंबर पे। इधर हमारा हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें ये जो ब्रोमीन है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से देखेंगे तो क्या है, हम पास पढ़ना चाहिए क्रियात्मक समूह से, तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 2 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है। अब अगर एक बात बताइए बच्चों, इस ब्रोमीन को मैं यहाँ ऐड कर दूं तो तीसरा नंबर पे ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा। पर अगर उसको अगर मैं यहाँ ऐड करूंगी तो फिर इधर से गिनेंगे तो फिर वापस 2 नंबर पे आ जाएगा ये ब्रोमोपेंटेन। तो देखो मैं इसको एक बार और बना के बताती हूँ, 1 2 3 4 5। तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, ब्रोमीन। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन से, कार्बन सबसे अच्छा जुड़ता है हाइड्रोजन से है। तो देखिए यहाँ पर ये कौन से नंबर पे आ रहा है, इधर से देखेंगे 1 2 और 3, और इधर से भी देखेंगे तो 1 2 3 मिड में ही आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा, ये हमारा बन रहा है 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक बच्चों, तो बिल्कुल इसके संरचनात्मक समावयवी हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाँ संरचनात्मक, संरचना ही तो चेंज करी है। संभव है, जो संभव थे हमने बना के बताया। ठीक बच्चों, अब आ रहे हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन से नंबर के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें क्या करना है बच्चों, निम्नलिखित यौगिकों का क्या करना है, नामकरण करना है। ठीक है। तो देखिए अगर हम पहले को देख रहे हैं, इसके पहले को, वो क्या है, CH3CH2 और Br। मैंने क्या बताया था, अपन क्रियात्मक समूह की तरह से काउंट करेंगे, तो यानी ये इधर से कितने कार्बन है इसमें, 2। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, बताया था ना, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। और अनुलग्न की तरफ से फर्स्टली अनुलग्न लिखते हैं, यानी पहले तो आएगा ब्रोमो, फिर हमारा क्या आएगा, कौन सा, कितने कार्बन है,
एथ, और सिंगल बोन ही है तो क्या आएगा, एथेन। क्या आएगा बच्चों, एथेन। और डबल बोन हो जाता अगर एक जगह तो क्या आ जाता, एथीन। क्या आ जाता बच्चों, एथीन। ऐसे ही हम दूसरे को लिखते हैं। दूसरे को हम लिखते हैं ई सी डबल बोन ओ एच और एच। तो इसमें कार्बन कितने हैं बच्चों, कार्बन है एक। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, अभी मैंने लिखा मेथ। और उसके बाद क्रियात्मक समूह क्या है, सी डबल बोन ओ। इसको क्या बोलते हैं, ये है इसका अनुलग्न। इसको अल पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अल। ये अनुलग्न है, यानी ये मेथ मेथ यानी सिंगल कार्बन है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम इसको, मेथ प्लस अल, तो ये बनेगा मेथेनल। ये क्या बनेगा बच्चों, मेथेनल। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब आ रहे हैं हम थर्ड की ओर। क्वेश्चन लिख देती हूं मैं पहले। कितने कार्बन है इसमें ये देखिए सबसे पहले तो आप लोग बच्चों, 6 कार्बन है मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग भी देख लीजिए, मान लो मैं गलत लिख दूं अभी, क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन लिखने में ही गलती हो जाती है। तो हमारे पास है इसमें, पहली बात तो कार्बन है 6, यानी कार्बन की संख्या है 6। और कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बोन, यानी ये एक तरह से आयन अनुलग्न बना रहा है। क्या, आयन। मैंने बताया था ना मेथीन मेथाइन, तो ये आयन है, ट्रिपल बोन आएगा जहां क्या है, आयन। 6 को पढ़ते हैं क्या हम, एथ मेथ मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। और 6 को मैंने बताया था हेक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, हेक्स। तो इसको क्या लिख देती हूं मैं यहाँ, हेक्स। अब तो सबसे पहले है कार्बन परमाणुओं की संख्या, यानी हेक्स प्लस अनुलग्न क्या है इसका, आयन। यानी ये क्या पढ़ने में आएगा बच्चों, हेक्साइन। क्या पढ़ने में आएगा बच्चों, हेक्साइन। तो ये है इसका आंसर। तो अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन जो पेज नंबर 79 पे दे रखे हैं। तो देखो बच्चों, पेज नंबर 79 पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। एथेनोइक, ये रहा हमारा CH3CH2OH, ये एथेनॉल है, सॉरी एथेनोइक होता है हमारा CH3COOH, ठीक। चूंकि इसमें क्या है, बीच में क्या है, हम उत्प्रेरक के रूप में क्या काम कर लेते हैं बच्चों, इसमें हम लेते हैं क्षारीय केमेनोफोर, यानी पोटेशियम परमैंगनेट प्लस उष्मा। और या अगर ये नहीं लेते क्षारीय वाला, तो अम्लीय वाला K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। एथेनॉल को क्या करते हैं, एथेनोइक में परिवर्तन करने के लिए लेते हैं। अर्थात ये प्रारंभिक में पदार्थ में क्या जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन। इस प्रारंभिक पदार्थ में क्या जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जुड़ना ही तो हम ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीजन जुड़ने को ही हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें से ये दोनों कारक क्या, इसमें ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक अभिक्रिया। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी।
क्या करते हैं हम एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में बदलने के लिए या तो क्षारीय KMnO4 जोड़ देते हैं या फिर अम्लीय मात्रा वाला अम्लीय माध्यम वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग में यूज किया जाता है। भाई ये जीके का भी क्वेश्चन है, ये टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन और एथाइन का दहन या वेल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है। आंसर है ऑक्सीजन और एथाइन के मिश्रण का। क्या आप बता सकते हैं एथाइन और वायु के मिश्रण का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? तो देखिए बच्चों, आप सबको ये मालूम होगा कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 21% होती है, सबको पता है हमें। अतः ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के कारण एथाइन का, क्योंकि अगर हम पूरी वायु से दहन करेंगे तो ऑक्सीजन तो लिमिटेड है और हमें ये अच्छे से पता है दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अगर दहन होगा तो ऑक्सीजन बहुत लिमिट की मात्रा में जाएगा। अगर पूरी वायु को हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल, इसलिए क्या करेंगे, अपूर्ण दहन होगा, जिसके कारण स्मोक की फ्लेम निकलता है, काली ज्वाला निकलेगी और ऊष्मा कम उत्पन्न होगी। इसलिए क्या करते हैं, जबकि हम ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ पूर्ण दहन के कारण स्वच्छ नीली ज्वाला और अधिक ऊष्मा निकलेगी, जो धातुओं को गलाकर वेल्डिंग के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करती है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी जो वायु में सिर्फ 21% ही है और अगर हम पूरी वायु का उपयोग करेंगे तो कम जल पाएगी, पर अगर हम सीधे ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑक्सीजन बहुत अच्छी से ज्वाला देगी। अब आ रहे हम पेज नंबर 83 के क्वेश्चंस पे। प्रयोग फर्स्ट है इसमें, प्रश्न फर्स्ट है, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे अंतर कर सकते हैं? तो बच्चों ये एक तरह से प्रयोग है। पहला है एसिड टेस्ट यानी अम्ल का परीक्षण, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे यानी परख नलियां, ए और बी लेंगे, एक में हम अल्कोहल डालेंगे और दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड डालेंगे। अब दोनों परख नलियों में एक स्पैचुला जब हम लैब में काम करते हैं केमिस्ट्री के में, तो एक चपटी सी चम्मच आती है, स्पैचुला बोलते हैं उनको, भरकर NaHCO डालेंगे या Na2CO3 डालेंगे। ये क्या है, Na2CO3 डालेंगे। जिस परख नली में तेज बुदबुदाहट के साथ CO2 निकलेगी उसमें क्या होगा, अम्ल, क्योंकि हमें पता है अम्ल CO2 गैस देते हैं, और जिसमें हम CO2 गैस निकलेगी बुदबुदाहट के साथ तो वो क्या होगा, अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा टेस्ट करेंगे हम अल्कोहल का परीक्षण। एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml एथेनॉल लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, एथेनॉल, और 5% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट उसमें एक एक बूंद करके डालेंगे। 5% उसकी कंसिस्टेंसी होगी। जल उष्मक में गर्म करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग गायब हो जाता है, परंतु अगर यही चीज हम एथेनोइक अम्ल के साथ करेंगे तो रंग अपरिवर्तित रहता है, रंग बदलता नहीं है। किसमें रंग बदलेगा, एथेनॉल यानी अल्कोहल में। ठीक है, अब आते हैं हम ऑक्सीकारक क्या है। तो देखो बच्चों, क्या है, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अभी हमने इसमें देखा था, ये ऑक्सीकारक है, या हाइड्रोजन हटाकर क्या हो जाते हैं, उपचयित कर देते हैं। जैसे अम्लीय K2Cr2O7 तथा क्षारीय KMnO4 ऑक्सीकारक हैं जो एथेनॉल को ऑक्सीजन प्रदान करके क्या करते हैं, एथेनोइक अम्ल में बदल देते हैं। ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन से पेज का, 85 का। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? तो देखो बच्चों, ये हम अच्छे से जानते हैं, जो डिटर्जेंट होते हैं ना, यानी हमारा नॉर्मल भाषा में कहें सर्फ पाउडर होता है ना, एरियल, सर्फ एक्सल, ये घड़ी, ये सब। एक होता है साबुन, तो साबुन सिर्फ कठोर जल में ही सफाई कर पाता, मृदु जल में ही सफाई कर पाता है, परंतु डिटर्जेंट क्या है, कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ आसानी से झाग बना लेते हैं। इसलिए इसके थ्रू हम पता नहीं कर सकते कि पानी कठोर है या नहीं, इसलिए जल की कठोरता की पहचान हम इससे नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो लकड़ी का एक डंडा, उसको क्या नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में यहाँ पर बोलते हैं राजस्थान में, धोना। ब्रश से रगड़ते हैं, ब्रश तो आप सबने देखा होगा। वॉशिंग मशीन में भी कपड़े रगड़े जाते हैं।
कपड़ा साफ करने के लिए रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए बच्चों, एक वर्ड होगा मिसेल, सुना है आपने? साबुन मिसेल बनाता है। साबुन की संरचना में, शायद क्लास 9th में चैप्टर। तो देखो बच्चों, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुलती है। आयनिक भाग तो जल में घुलता है और कार्बन वाली श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु एक मिसेली संरचना बना लेते हैं। अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, जिससे इमल्शन बनता है। जब पत्थरों पर कपड़ों को पटकते हैं या रगड़ते हैं, डंडे से पीटते हैं, तो तेलीय ग्रीस मेल से युक्त मिसेल कपड़ों से हटकर काय में चली जाता है? पानी में चला जाता है। अगर हम ऐसे करते हैं ना, डंडे से पीटते हैं, मशीन में रगड़ते हैं, तो ये मिसेल क्या करता है? कपड़ों से हटकर पानी में चला जाता है। साबुन का मिसेल मेल या पानी में घुलने के लिए मददगार हो जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। तो बच्चों, एट द लास्ट हमारे इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 4 कार्बन के कंप्लीट हुए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हमारे टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन जो चैप्टर के लास्ट में देते हैं, वो पेज पे होते हैं ना 10-15 क्वेश्चन, हम उनको देखेंगे। तो तब तक आप लोगों को क्या करना है बच्चों? चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन पे क्लिक करना है, वीडियोस को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करो। आप लोग खुद देखते हो, दोस्तों में शेयर नहीं करते, दोस्तों को शेयर करना है ना, तो दोस्तों को शेयर करना है और कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।